नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। आज की कहानी केरल की है। केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है फतनपुर। वहाँ एक थेरेपिस्ट थे जो मसाज देने में बहुत ही माहिर थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे, क्योंकि अगर किसी को शरीर में कहीं भी दर्द होता था तो बस उनके पास जाने की देर थी। उनके मसाज के बाद लोग अचानक ठीक हो जाते थे। यह हुनर उनके पिता के जमाने से चला आ रहा था। उसके पिता वासुदेव के बाद उनके बेटे भवन सिंह ने इस पेशे को अपनाया। उनके हाथों में गजब की शफा थी, हुनर था, और जो भी अपनी परेशानी लेकर आता वह ठीक होकर ही जाता। धीरे धीरे वक्त बदला और सोशल मीडिया का जमाना आ गया। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट बनाए और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए। भवन सिंह की पहली शादी शोभा नाम की महिला से हुई थी, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठा और तलाक हो जाता है। शोभा से उनकी एक बेटी थी जो बाद में दुबई चली जाती है और वहां नौकरी करने लगी। शोभा से तलाक के बाद भवन सिंह ने लैला नाम की एक दूसरी महिला से शादी कर लेता है। लैला से भी उनका एक बेटा होता है जो बाद में नौकरी के सिलसिले में दुबई चला गया। अब केरल के इस गांव में भवन सिंह और लैला अकेले रहा करते थे। उनका काम इतना मशहूर था कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति उनके गांव आता और किसी से उनका पता पूछता तो सिर्फ भवन सिंह का नाम लेना ही काफी था। टैक्सी, ऑटो या बस का ड्राइवर खुद ही उन्हें वहां पहुंचा देते थे। किसी को भी उनका पूरा पता बताने की जरूरत नहीं थी। इतने मशहूर और मकबूल लोग थे वे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक अजीब घटना घटती है। 26 सितंबर 2022 की बात है, जब पद्मम नाम की एक महिला अचानक गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली। 4-5 दिन बीत गए, लेकिन किसी ने उसकी खोज खबर नहीं ली। पद्मम की बेटी, जो यूपी में एक टीचर थी, अपनी मां से लगातार फोन पर बात किया करती थी। लेकिन 4-5 दिनों से उसकी मां का फोन नहीं लग रहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद जब संपर्क नहीं हुआ तो उसे चिंता होने लगी कि कहीं उसकी मां के साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। पद्मम की बेटी केरल पहुंची और वहां जाकर पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार उसने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच शुरू की और सबसे पहले पद्मम के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है। जब पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली तो पता चला कि 26 सितंबर को जब वह आखिरी बार देखी गई थी तो उसने किसी खास नंबर पर कॉल किया था। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो वह नंबर एक शख्स का निकला जिसका नाम शफी था। शफी का अपना एक रेस्टोरेंट था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पहले तो उसने मना कर दिया कि वह पद्मम को जानता है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया कि वह उसे जानता था। इसके बाद जब शफी से और गहराई से पूछताछ की गई तो एक बेहद खौफनाक कहानी सामने आई। यह कहानी पिछले कुछ दिनों से पूरे केरल में चर्चा का विषय बनी हुई थी और अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी फैलने लगी थी। जो भी इस कहानी को सुन रहा था वह दंग रह जाता था। यह एक अंधविश्वास से उपजी बेहद खतरनाक और डरावनी कहानी थी। पद्मम को खोजते खोजते केरल पुलिस एक दूसरी महिला तक भी पहुंच गई जिसका नाम था रोजली। पद्मम की उम्र करीब 52 साल थी, जबकि रोजली 49 साल की थी। जब पुलिस ने शफी से पूछताछ की तो एक और महिला रोजली का नाम सामने आया जो 6 जून से लापता थी। मतलब पद्मम 26 सितंबर को गायब हुई थी, जबकि रोजली 3 महीने पहले 6 जून को। अब पुलिस ने शफी के मोबाइल और कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए। उन्होंने उन सभी नंबरों की जांच की जो शफी के संपर्क में थे। इन नंबरों में एक नंबर रोजली का भी था। पुलिस ने बाकी सभी नंबरों की फैमिली से संपर्क किया, लेकिन जब रोजली के घर पहुंची तो पता चला कि वह जून से ही लापता थी। अब पुलिस को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ और उन्होंने फिर से शफी से सख्ती से पूछताछ की। इस बार शफी ने सब सच उगल दिया। उसने रोजली और पद्मम की पूरी कहानी सुना दी। और यह कहानी जाकर खत्म होती है भवन सिंह और उनकी पत्नी लैला सिंह पर। भवन सिंह सोशल मीडिया पर बहुत फेमस थे। दूर दूर से लोग उनके पास इलाज कराने आते थे। उनका फिजिकल थेरेपी और मसाज का काम बहुत लोकप्रिय था। उनका नाम इतना मशहूर था कि उन्होंने अपना एक फेसबुक प्रोफाइल भी बना रखा था। उधर शफी एक रेस्टोरेंट चलाता था
लेकिन साथ ही उसने भी सोशल मीडिया पर अपने प्रोफाइल बना रखे थे। अब इस कहानी का असली राज क्या था, ये पुलिस की जांच में धीरे धीरे सामने आने लगा। कुछ वक्त पहले इसने सोशल मीडिया पर श्रीदेवी के नाम से एक फेक प्रोफाइल बनाया। उस प्रोफाइल के जरिए इसने दावा किया कि उसके पास काला जादू है, ब्लैक मैजिक है, जिससे दुनिया के तमाम इंसानों की अलग अलग समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो गरीब है वह अमीर हो जाएगा। इस तरह के दावे करते करते बहुत सारे लोग उसके संपर्क में आते गए और इसी दौरान वह भवन सिंह और लैला सिंह के भी संपर्क में आ गया। सोशल मीडिया के जरिए उसने देखा कि भवन सिंह थेरेपी करते हैं और बहुत मशहूर हैं। तब उसने सोशल मीडिया के जरिए भवन सिंह से दोस्ती की और फिर जाकर मुलाकात भी की। अब भवन सिंह, उनकी पत्नी लैला सिंह और शफी तीनों लोग आपस में बैठकर बातचीत करने लगे। शफी ने खुद को ब्लैक मैजिक का जानकार बताया और कहा कि उसके पास काला जादू है। इसके जरिए इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी हैसियत, सब कुछ बदला जा सकता है। भवन सिंह उसकी बातों में आ गया। उन्होंने कहा कि हम बरसों से यह काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, हमें अमीर बनना है। तब शफी ने कहा कि अगर पैसों की बारिश चाहते हो तो फिर जो मैं कहूंगा वह करना पड़ेगा। भवन सिंह ने पूछा, क्या करना होगा? शफी ने कहा, हमें इंसानों की बलि देनी होगी, खास मौके पर। अब भवन सिंह जैसा शख्स पता नहीं कैसे उसकी बातों में आ गया। भवन सिंह लालच में आकर तैयार हो गया कि बलि देने से पैसा बरसेगा, क्योंकि शफी के पास काला जादू है। अब शफी की पहली साजिश की शुरुआत होती है। उसने कह तो दिया कि बलि देनी होगी, लेकिन बलि कैसे दी जाएगी, इसके लिए उसने अपने रेस्टोरेंट में नजर दौड़ाई। उसके रेस्टोरेंट में जो लोग खाना खाने आते थे वे ज्यादा अमीर नहीं थे। ज्यादातर मिडिल क्लास और गरीब लोग वहां खाना खाने आते थे। अब उसने देखा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ज्यादातर गरीब दिखते हैं और जिनका ज्यादा संपर्क किसी से नहीं है। इत्तेफाक से सितंबर में उसकी नज़र 49 साल की एक महिला रोजली पर पड़ी। रोजली अक्सर उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने आती थी। शफी ने कुछ दिन उसका पीछा किया, यह देखने के लिए कि वह कहाँ आती जाती है। इसके बाद उसने एक दिन रोजली को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने रोजली से कहा, अगर तुम पैसे कमाना चाहती हो तो तुम्हें एक एडल्ट फिल्म में काम करना पड़ेगा। रोजली अब यह बताने के लिए जिंदा नहीं है कि उसने उस वक्त क्या सोचा था, लेकिन जो सबूत मिले हैं उनके मुताबिक वह इसके लिए तैयार हो गई थी। शफी ने कहा, हम तुम्हें वक्त बताएंगे कि शूटिंग कब होगी। इसके बाद उसने उधर भवन सिंह को बताया, पहली बलि की तैयारी करो, हमें बलि देने के लिए पहला शिकार मिल गया है। फिर एक दिन रोजली को उसने वही झांसा दिया, तुम्हें एक फिल्म में काम करना है, बदले में तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसके बाद वह उसे अपने साथ भवन सिंह के घर ले गया। घर पहुंचते ही जैसे ही रोजली अंदर गई, तीनों ने मिलकर उस पर काबू पा लिया। उसके हाथ पैर बांध दिए, उसे टॉर्चर किया, फिर उसका गला काट दिया। कहते हैं कि उसका ब्रेस्ट भी काटा गया और फिर उसके शरीर के टुकड़े किए गए। वहां के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि यह पूरी तरह से एक बलि का प्रोसेस था, जिसमें बाकायदा तंत्र मंत्र और पूजा पाठ भी किया गया था। यहां तक कि रोजली के मांस के कुछ टुकड़ों को इन तीनों ने खाया भी था और फिर बाकी शरीर को उसी घर में दफना दिया। इसके बाद शफी वहां से चला गया, जबकि पति पत्नी अपने घर में ही बने रहे। वहीं पर एक गड्ढा था जिसमें उन्होंने रोजली के शव के टुकड़े दबा दिए। अब वक्त बीतता गया, बलि दे दी गई, लेकिन पैसा नहीं आया। शफी ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी और बलियां देनी होंगी। 3 महीने बीत गए, लेकिन इन 3 महीनों में किसी ने रोजली को नहीं खोजा। ना कोई पुलिस वाला आया, ना उसकी गुमशुदगी की खबर छपी, ना कोई चर्चा हुई। शफी का हौसला बढ़ता गया और डॉक्टर दंपत्ति का भी। उन्होंने सोचा, कत्ल कर दिया, और 3 महीने हो गए, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। उनका इलाज का काम वैसे ही चलता रहा, लोग आते जाते रहे। उन्हें लगा कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। फिर 26 सितंबर को वही घटना दोबारा हुई। पद्मम के साथ भी वही हुआ जो रोजली के साथ हुआ था। रोजली लॉटरी के टिकट बेचा करती थी और शफी के रेस्टोरेंट में कभी कभी खाना खाने आती थी। इत्तेफाक से पद्मम भी लॉटरी के टिकट बेचा करती थी और कभी कभी खाना खाने आया करती थी। शफी ने उसे भी कई बार देखा था, उसका पीछा किया था और पता लगाया था कि उसका कोई करीबी परिवार वाला यहाँ आसपास नहीं है। शफी ऐसे ही लोगों को निशाना बनाता था।
जिनका परिवार यहाँ न हो, ताकि फौरन भेद न खुले। जब उसे यकीन हो गया कि पद्मम अकेली है, तो उसने वही तरीका अपनाया। उसने पद्मम से कहा, अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम्हें एक एडल्ट फिल्म में काम करना होगा। बदले में 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब यह नहीं पता कि पद्मम तैयार हुई थी या नहीं, क्योंकि वह अब जिंदा नहीं है। लेकिन 26 सितंबर को उसने उसे अपने जाल में फंसा लिया और अपने साथ भवन सिंह और लैला सिंह के घर ले गया। वहां जाने के बाद फिर वही तंत्र मंत्र और पूजा पाठ हुआ। और फिर वही हुआ जो रोजली के साथ हुआ था। पद्मम का गला काट दिया गया, उसके शरीर के टुकड़े किए गए और फिर उसे भी उसी घर में दफना दिया गया। 2 बलि हो चुकी थीं। 26 सितंबर को यह आखिरी बलि दी गई थी और इससे पहले पहली बलि 6 जून को दी गई थी। अब पैसे तो अब भी नहीं आए। बलि दी जा चुकी थी। दोनों सोच रहे थे, तीनों का क्या होगा। उधर वो काले जादू पर अपना विश्वास कर रहा था शफी। इसी दौरान 26 सितंबर से करीब 5 दिन बीत गए। पद्मम से उसकी बेटी का संपर्क नहीं हो रहा था, जो यूपी में टीचर है। जब वह हारकर वहां पहुंचती है तो फिर पुलिस के पास जाती है, और जब पुलिस के पास जाती है तो फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखाती है। और तब उस मोबाइल नंबर के जरिए कहानी सामने आती है। जो कोची सिटी के पुलिस कमिश्नर हैं, मिस्टर CH नागराजू, उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया मीडिया को कि इन तीनों आरोपियों भवन सिंह, उसकी पत्नी लैला सिंह और शफी का बयान दर्ज कर लिया गया है। इन्होंने जो बयान दिया है और उसी बयान के आधार पर उन्होंने कहा कि इन तीनों ने एक्सेप्ट किया कि जो 2 विक्टिम थीं, दोनों महिलाएं, रोजली और पद्मम, उनमें से रोजली के मांस के कुछ हिस्से इन तीनों ने खाए। इसी तंत्र मंत्र और काले जादू के नाम पर इन तीनों को अदालत में पेश किया गया और 26 अक्टूबर तक के लिए पुलिस रिमांड दी जाती है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर उन जगहों की खुदाई की जहां शवों को दफनाया गया था। छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े वहां बरामद किए गए और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इस खबर के आने के बाद उस पूरे इलाके के लोग यकीन करने को तैयार नहीं हैं कि जिस भवन सिंह को वो बरसों से जानते हैं, जिसके पिता को जानते हैं, जिसके नाम पर लोग ऑटो वाला, टैक्सी वाला सब पहुंचा देते थे, ऐसा शख्स ऐसी चीज कर सकता है। तो सभी सदमे में हैं, हैरान हैं। लेकिन अफसोस, यह अंधे विश्वास की एक और अंधी कहानी है। और खास तौर पर केरल से ऐसी कहानियां जब आती हैं तो थोड़ा सा और चौंकाने वाला होता है। इसलिए कि हमारे देश में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की तादाद केरल में है। लेकिन उसके बावजूद एक डॉक्टर का बेटा और बेटी जो दुबई में नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद ये हस्बैंड वाइफ पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चक्कर में फंस गए और आज 21वीं सदी में भी इस तरह की हरकत कर बैठे। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में फैले अंधविश्वास और काले जादू जैसी कुप्रथाओं के खतरों को उजागर करना है। हमारा लक्ष्य केवल जागरूकता फैलाना है ताकि लोग तर्कशील बने, विज्ञान पर विश्वास करें और ऐसी भयावह घटनाओं से बच सकें। अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक बन सकें। हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही और कहानियां सबसे पहले मिलें। धन्यवाद।